जय श्री श्याम बच्चों, कैसे आप सब। वेलकम टू ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी। बच्चों आज हम करेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स के सभी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। आप देखोगे आपके एग्जाम में ना 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं पिक्चर बेस्ड, जहां पे आपको पिक्चर आइडेंटिफाई करना होता है और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे होते हैं। अब क्वेश्चन तो आपके सिलेबस में से ही होते हैं, पर दिक्कत होती है पिक्चर आइडेंटिफाई करने में। तो इस वीडियो में हम सारे के सारे पिक्चर्स को कवर करेंगे, जहां पे हम आपको बताकर चलूंगी कि किस पिक्चर का क्या टॉपिक है। अकॉर्डिंगली जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा फिर आपको इजीली आंसर कर पाओगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपके 8 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट इमेज। दिस इज द फर्स्ट इमेज। इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर ऑन अकाउंट ऑफ करंट एनवायरमेंट चैलेंज। तो एनवायरमेंटल चैलेंज की एक इमेज गिवन है। कौन सा एनवायरमेंटल चैलेंज है? डिफॉरेस्टेशन, पेड़ कटे हुए भाई दिख ही रहा है हमें, है ना। तो डिफॉरेस्टेशन, उसके ऊपर जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप वहां लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारा वुमेन इन रूरल हाउस होल्ड टेक अ बी कीपिंग एज एन डैश एक्टिविटी। अब ये जनरली बच्चों को नहीं पता चलेगा बिकॉज ये एनसीईआरटी की इमेज है, उसके नीचे ये लाइन लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी। राइट, देखिए दिस इज द स्पेलिंग, अच्छे से आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं, तो रूरल डेवलपमेंट का बेसिकली क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपका इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर ऑन अकाउंट ऑफ करंट एनवायरमेंट चैलेंज। तो आपको दिख रहा है कि समय निकलता जा रहा है और बहुत जल्दी क्या होगा कि ये जो पानी है ये सब कुछ डुबो देगा। सो ये किसकी वजह से होता है? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो करंट एनवायरमेंट चैलेंज कौन सा यहाँ पे दिख रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। राइट, नेक्स्ट एक्सप्लेन द इमेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के हिसाब से इस इमेज को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी से फॉरेनर्स को इनकम मिल रही है, हमारा यहाँ का प्रॉफिट बाहर जा रहा है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, जो फॉरेनर्स हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं और प्रॉफिट कमा के लेके जा रहे हैं, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो ये एनएफआईए का फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का कॉन्सेप्ट है। राइट, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आइडेंटिफाई द मूवमेंट इलस्ट्रेटेड बिलो। कौन से मूवमेंट के बारे में बात हो रही है? तो क्लियरली हमें पता लग रहा है, बचपन से पढ़ रहे हैं हम, चिपको मूवमेंट की बात हो रही है। और कौन सा चैप्टर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैप्टर से आपका डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सेप्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे चिपको मूवमेंट के बारे में। चिपको मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय चांदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा इन 1973। कर्नाटका में इसको नाम दिया था अपिको मूवमेंट। अप्पू एंड ममता ने छोटे से गांव में सिरसी के पास वहां पे स्टार्ट किया था। तो करेक्ट आंसर है एपिको मूवमेंट या चिपको मूवमेंट, जैसा भी आपके अगर एमसीक्यू में आता है तो वहां पे आप आंसर कर दोगे। तो एपिको मूवमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर ऑन एजुकेशन टू फार्मर्स एंड इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी। तो एक फार्मर है, वो उसके पास सेम जमीन है, उसकी जो आउटपुट है ज्यादा है, आपको दिख रही है। इस फार्मर की आउटपुट कम है, तो ये सोच रहा है कि लैंड तो सेम है, कैसे इसकी आउटपुट मुझसे ज्यादा है। तो आपको एजुकेशन के बेसिस पे, तो बेसिकली ह्यूमन जो कैपिटल फॉर्मेशन वाला चैप्टर है उसमें एजुकेशन की इंपॉर्टेंस यहाँ पे आपको बतानी है। ठीक है, आइए। तो एडुकेट, एजुकेशन और ट्रेनिंग मिलती है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, एजुकेशन से क्या क्या फायदे होते हैं सारे हम बता देंगे। बेटर सोशल स्टैंडिंग मिलती है, बेटर चॉइसेस लोग लाइफ में ले पाते हैं, बेटर डिसीजन मेकिंग हो पाती है। ठीक है, इनोवेशन हो पाती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपका आइडेंटिफाई द सिचुएशन। आपको सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना है। इनफॉर्मल सेक्टर है, फॉर्मल सेक्टर है। इनफॉर्मल सेक्टर का पलड़ा भारी है, ज्यादा लोग इनफॉर्मल सेक्टर में जा रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट इज इनफॉर्मलाइजेशन। क्लियर? नेक्स्ट आपका विच कॉन्सेप्ट इज शोन बिलो। 500 और 1000 के नोट बंद हो गए, डिमोनेटाइजेशन। राइट, नेक्स्ट विच एक्सेप्शन ऑफ जीडीपी आर शोन इन द इमेज। जीडीपी में भैया अमीर आदमी मस्त उड़े जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, गरीब आदमी जमीन पे ही रह रहा है। तो कौन सी लिमिटेशन हम कह सकते हैं? लिमिटेशन के बारे में बात हो रही है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, बस। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं। विच सी रूट इज शोन बिलो। तो आपको तो पता ही है बहुत अच्छे से, कौन सा है? स्विस कैनाल के बारे में बात हो रही है। फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया जो सी रूट निकाला गया था दैट इज स्विस कैनाल। तो स्विस कैनाल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ब्रिटेन टू इंडिया, स्विस कैनाल के बारे में अपने सारा पढ़ा ही हुआ है। नेक्स्ट है डैश कॉजेज इनोवेशन एंड इन्वेंशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, आपको ना ऐसे वाले क्वेश्चन एमसीक्यू में आएंगे, तो उसमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन या एजुकेशन कुछ होगा तो एजुकेशन भी आप लिख सकते हो। ठीक, जैसा भी अप्रोप्रिएट आपके पास ऑप्शन गिवन होगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन।
इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर ऑन अकाउंट ऑफ करंट एनवायरमेंट चैलेंज। अगेन ग्लोबल वार्मिंग, पानी मेल्ट होता जा रहा है ना, पानी मतलब पानी कह रही हूँ, बर्फ मेल्ट होती जा रही है, आइस मेल्ट होती जा रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट गिवन बिलो, आउटसोर्सिंग। ठीक है, अब इंडिया के लोग मतलब कहीं से भी कोई भी काम कर सकता है, तो आउटसोर्सिंग हो रही है। जो कॉल सेंटर्स बीपीओज इंडिया में बहुत सारे ओपन होते जा रहे हैं, उसके बारे में कॉन्सेप्ट है। तो इमेज डिपिक्ट कर रही है आउटसोर्सिंग को। ठीक है, आउटसोर्सिंग, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। इंडिया बहुत मेजर हब है आउटसोर्सिंग का। क्यों है ये आपको पता ही है। लेबर सस्ती है और टेक्नोलॉजिकली हम काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं, और यहाँ पे लेबर बहुत ही प्रॉपरली ट्रेंड है, एजुकेटेड है, और फॉरेन के कंपैरेटिवली इंडिया में बहुत सस्ती लेबर मिलती है। तो ये सारी बातें आप लिख दोगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द स्ट्रैटेजी गिवन बिलो फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है, स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी के बारे में बात हो रही है। विच टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज शोन बिलो, तो कैजुअल वर्कर के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे कैजुअल जॉब है, जब काम है तो लोगों को जॉब मिलेगी, लोग काम करेंगे। सैलरीड एम्प्लॉय तो नहीं है ये पर्सन जो यहाँ पे काम कर रहा है, नॉन वर्कर भी नहीं है, तो कैजुअल वर्कर, भैया पर डे के एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से इनको पैसा मिलता है, तो कैजुअल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, चलिए, कैजुअल वर्कर। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज। अमीर आदमी और गरीब आदमी के बीच का फासला कम हो सके। गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव में से कौन सा बजट या कौन सा ऑब्जेक्टिव सेट हो रहा है, इनइक्वालिटीज को कम करना गवर्नमेंट बजट का पर्पस होता है। तो वो वाले पॉइंट के बारे में यहाँ पे हम लिख देंगे, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम। नेक्स्ट आपका विच एलिमेंट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इज शोन बिलो। कौन सा एलिमेंट डाइवर्सिफिकेशन का यहाँ पे शो हो रहा है, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, फ्रूट वगैरह ग्रो करो आप, हॉर्टिकल्चर पे जाओ, जरूर थोड़ा नॉर्मल ट्रेडिशनल खेती करनी है, तो हॉर्टिकल्चर यहाँ पे शो हो रहा है। फिस्कल पॉलिसी कैसे अपने बेसिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करती है, मतलब गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करती है। तो फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स के थ्रू, ठीक है, टैक्सेस और एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के थ्रू अपनी ऑब्जेक्टिव को अचीव करती है, टैक्सेस और सब्सिडीज के थ्रू। ठीक है, तो उसके बारे में हम लिख देंगे। तो थ्रू चेंजेस इन एक्सपेंडिचर्स एंड टैक्सेस, एक्सपेंडिचर इज सब्सिडीज एंड टैक्सेस, गवर्नमेंट आउटपुट बढ़ाती है, इनकम बढ़ाती है, और अपने इकोनॉमी के अप एंड डाउन को कंट्रोल करती है, स्टेबिलिटी बना के रखती है, अब इनइक्वालिटीज को कम करती है इन्हीं दो टूल्स के थ्रू, टैक्सेस और सब्सिडीज के थ्रू। ठीक है, यही हम बता देंगे। नेक्स्ट आपका इमेजेस बिलो शोन इनिशिएटिव बाय माओ जेडोंग टू मॉडर्नाइज चाइनीज इकोनॉमी। तो बेसिकली ये माओ जेडोंग का जो इनिशिएटिव था ना कि हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को हमें इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनाना है, ये उसको शो कर रही है। ये फर्नेसेस लगाए तो लोगों ने स्क्रैप से स्टील बनाने के लिए। ठीक है, तो ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन की इमेजेस है, राइट। तो अगर आपको ये इमेजेस दिखती है तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड की इमेजेस है, राइट। नेक्स्ट आपका व्हाई इज पुअर मैन क्राइंग। पुअर मैन पे टैक्सेस का बर्डन ज्यादा है, तो कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम फॉलो करेगी। इनकम बढ़ेगी तो ज्यादा टैक्स दो, ठीक है, सब पे सेम टैक्सेस ना लगाए, जैसे जैसे इनकम बढ़े वैसे वैसे ज्यादा टैक्सेस दो। ऐसा अगर गवर्नमेंट कर देगी तो पुअर मैन को ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो नहीं रोएगा। ठीक है, आ जाओ। तो पुअर मैन क्राई कर रहा है बिकॉज बर्डन ऑफ टैक्सेस की वजह से। तो गवर्नमेंट को प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्स फॉलो करना चाहिए, वही करती है वैसे तो, कि ज्यादा इनकम पे ज्यादा टैक्स लगेगा, राइट। नेक्स्ट आपका इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर बेस्ड ऑन सांसद आदर्श ग्राम योजना इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सांसद आदर्श ग्राम योजना में क्या था कि ना हर मेंबर को अपना एक एरिया देखना और उस एरिया को डेवलप कराना है। हर मेंबर को एक जिम्मेदारी दे दी कि अपने एरिया में से आप एक पर्टिकुलर गांव वगैरह चूज कर लो और उसको डेवलप करो। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो अंडर द सांसद आदर्श ग्राम योजना इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नीड टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप वन विलेज फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। उनके एरिया में जो, ठीक है, एमपीज वर टू डेवलप 3 विलेजेस एज मॉडल विलेज कवरिंग ओवर 2500 विलेजेस। ठीक है, MPs वर एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट विलेज डेवलपमेंट प्लान। MPs को बोला था कि आप विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाओ, मोटिवेट करो विलेजर्स को। तो ये सारा था आपका सांसद आदर्श ग्राम योजना में, राइट। नेक्स्ट आपका मेंशन 2 ट्रेडिशनल मेथड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स को रिप्लेस करने के लिए ट्रेडिशनल मेथड, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जाओ, है ना,
दो ट्रेडिशनल मेथड, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड क्रॉप रोटेशन, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है। तो दो ट्रेडिशनल मेथड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड इज ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट शोन बिलो। तो चीजों के बदले चीज एक्सचेंज की जा रही है, गेहूं जैसी चीज के बदले में चावल जैसी चीज एक्सचेंज की जा रही है, सो दिस इज बार्टर सिस्टम, ठीक है, बार्टर सिस्टम की इमेज है। नेक्स्ट है आपका विच फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इज द कंट्रोलर ऑफ मनी, ठीक है, तो उसके बारे में सेंट्रल बैंक मनी कंट्रोलर है, वो फंक्शन यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर लेना है। सेंट्रल बैंक आरबीआई इज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट और मनी सप्लाई, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरप्रेट द कॉन्सेप्ट विद कॉन्टेक्स्ट टू प्री ब्रिटिश इंडिया। इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने से पहले के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, तो ये भी एनसीईआरटी के एक बॉक्स में गिवन है इसके बारे में, ठीक है, कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारे पास क्या था। तो एक फ्रेंच ट्रैवलर है बर्नर, उसने बताया था कि इंडिया कैसा था। 17th सेंचुरी का बंगाल कैसे बताया था उसने, उसने कहा था कि इंडिया इजिप्ट से भी रिचर है, उसके पास वो एक्सपोर्ट करता है बहुत ज्यादा, कॉटन, सिल्क, राइस, शुगर, बटर, वो बहुत प्रोड्यूस करता है अपने कंजम्पशन के लिए, वीट, वेजिटेबल, ग्रेन, फाउल, डक्स एंड गीज, मतलब उगती हैं, पैदा होती हैं, उगती थोड़ा ही है। इट हैज इमेंस हर्ड ऑफ पिग्स एंड फॉक्स ऑफ शीप्स एंड गोट, बहुत बढ़िया कैटल है। फिश हर तरह की है इंडिया के पास। फ्रॉम राजमहल टू सी, एंडलेस नंबर ऑफ कैनाल्स हैं हमारे पास, जो कट इन बायगॉन, जो कट करी गई हैं, मतलब जिनके थ्रू हम इरिगेशन करते हैं, इरिगेशन के लिए बढ़िया फैसिलिटी है इंडिया के पास। इतना पानी है दुनिया भर का, इतनी नदियां हैं, ये सब बताया था। तो इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने से पहले ये सिचुएशन थी हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट गिवन बिलो। जब अंग्रेज लोग आए थे तो इंडिया में बेसिक फैसिलिटीज, फूड, शेल्टर तक नहीं था, तो उसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। A large section of India's population did not have basic needs such as housing. Interpret the situation in context of Green Revolution. After Green Revolution, who is interested in your offer? मतलब जब ग्रीन रेवोल्यूशन हो जाएगा तो तुमसे कौन खरीदेगा, हमारे पास ही इंडिया में बहुत उग जाएगा, तो सेल्फ सफिशिएंसी हो जाएगी। सेल्फ सफिशिएंसी के बारे में हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन हो जाएगा इसीलिए। नेक्स्ट है हमारे पास एजुकेशन, है ना, राइट, एजुकेशन के बारे में, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एजुकेशन के बारे में बताना है, क्रिएटिंग ह्यूमन कैपिटल, ठीक। नेक्स्ट है डैश इंडस्ट्री इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ टू इंडियाज एक्सपोर्ट। कौन सी इंडस्ट्री आपको दिख रही है यहाँ पे, एग्रीकल्चर, सर्विस या इंडस्ट्रियल सेक्टर, कौन सा सेक्टर दिख रहा है, आईटी, सर्विस सेक्टर, है ना। तो आईटी सेक्टर ने इंडिया के एक्सपोर्ट्स में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। वैसे भी यहाँ पे आपको कंप्यूटर्स दिख रहे हैं, तो आईटी सेक्टर के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट द पिक्चर बिलो शोज ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू आईटी हब, नॉलेज इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी, नन ऑफ द अबव। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू नॉलेज इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट है पिक्चर बिलो शो स्कूल ड्रॉप आउट गिव वे टू चाइल्ड लेबर, जिससे क्या होता है, लॉस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। लोग स्कूल, बच्चे क्या करते हैं, स्कूल ड्रॉप करके, गरीब घरों के बच्चे काम करना पड़ता है उन्हें मजबूरी में, तो इससे हमारे ह्यूमन कैपिटल का ही लॉस होता है। पढ़ लिख के वो लोग ज्यादा कमा पाते हैं ना। चलिए नेक्स्ट, रेगुलेटेड मार्केट और यील्ड यार्ड्स बेनिफिट। रेगुलेटेड मार्केट से किसको बेनिफिट होता है, फार्मर्स को भी, कंज्यूमर्स को भी, दोनों को, ठीक है। नेक्स्ट, डैश अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट शेयर विद डैश परसेंटेज। किसका लार्जेस्ट शेयर है, पोल्ट्री का विद 61%। तो इस तरीके का आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। नेक्स्ट, डैश इज एन इंपॉर्टेंट इनकम ऑगमेंटेड एक्टिविटी इन रूरल एरियाज। शिप रियरिंग दिख रहा है ना आपको, तो इसका आंसर है शिप रियरिंग, ठीक है। नेक्स्ट, बिलो प्रोवाइडेड पिक्चर शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपको फॉलोइंग क्वेश्चन का आंसर करना है। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ मेन इज टू वुमेन इन कैजुअल वर्क लेबर। कैजुअल कौन सा है हमारे पास, इसे लाइन लाइन वाला। कैजुअल मेल 24, फीमेल 27, तो 24:27%। इसको कट करोगे आप 24 और 27 को, तो कट 3 से दोनों कट हो जाएंगे, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 8:9 का रेशियो है, ठीक है। डैश वर्क इज द सेकेंड मेजर सोर्स फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। तो रेगुलर सैलरीड सबसे ज्यादा है, और उसके बाद नेक्स्ट मेजर सोर्स कौन सा है, आप देखो, कैजुअल लेबर, है ना। तो कैजुअल वर्क इज द
सेकेंड मेजर सोर्स 8:9 रेशियो कैजुअल वेज लेबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरी टू कैजुअल वेज, कैजुअलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। क्या है कैजुअलाइजेशन आएगा बेसिकली इसमें, ठीक है। लोग कैजुअल वेज की तरफ ज्यादा जाते हैं, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। नेक्स्ट है पिक्चर बिलो शोज डैश एज एन इंक्रीजिंग वैरायटी ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर पिक्चर बिलो शोज डैश एज एन इंक्रीजिंग वैरायटी ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर अनएम्प्लॉयड। दिस इज रोड साइड वेंडिंग या रोड साइड स्ट्रीट मार्केट हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इनफॉर्मल सेक्टर में ये बढ़ता जा रहा है। इंक्रीजिंग वैरायटी ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर का कौन सा पोर्शन है, ये रोड साइड वेंडिंग। नेक्स्ट द पिक्चर बिलो शोज शुगर केन कटर्स डैश अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन। कौन सा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, शुगर केन सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, डिस्गाइज्ड आ जाएगा। शुगर केन कटिंग के लिए इतनी लोगों की जरूरत थोड़ी ना है। द पिक्चर बिलो शोज शुगर केन कटर्स डैश अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन है फार्म वर्क में, डिस्गाइज्ड। इंडिया में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कॉमन है। जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग काम पे लगे होते हैं, क्योंकि यही लोग काम ही एग्रीकल्चर है और लोग बहुत ज्यादा है ना। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है डैम कंस्ट्रक्शन वर्क इज अ डायरेक्ट वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट अगर डैम कंस्ट्रक्शन करेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, तो बाय गवर्नमेंट, राइट। नेक्स्ट पिक्चर बिलो शोज दामोदर वैली is one of the India's most industrialized region. Pollutant from the heavy industries along with bank of Damodar river are converting it into तो इसका आंसर है इकोलॉजिकल डिजास्टर, ठीक है। दामोदर वैली जो है उसको मतलब उसमें भर भर के इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट जाता है, तो इकोलॉजिकल डिजास्टर मतलब इवेंट जो ह्यूमंस की वजह से एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज इकोलॉजिकल डिजास्टर। इट इज अ कैटास्ट्रॉफिक इवेंट जो सिग्निफिकेंट डैमेज करता है नेचुरल एनवायरनमेंट को ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर नेचुरल रीजन से होते हैं, इकोलॉजिकल डिजास्टर ह्यूमन एक्टिविटीज से होते हैं, ठीक है। जैसे ऑयल वेल, न्यूक्लियर पावर प्लांट या इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है उनकी वजह से। नेक्स्ट है आपका डैश प्लांट यूज कैटल डंग। कैटल के डंग को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करना है गोबर गैस प्लांट। दिस इज गोबर गैस प्लांट, ओके। नेक्स्ट है आपका वाघा बॉर्डर इज नॉट ओनली अ टूरिस्ट प्लेस बट ऑल्सो यूज्ड फॉर डैश बिटवीन डैश एंड डैश, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो वाघा बॉर्डर सिर्फ टूरिस्ट प्लेस नहीं है बट किस लिए यूज होता है, ट्रेड। तो यहाँ पे आएगा ट्रेड, इट इज यूज्ड फॉर ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। ट्रेड करने के लिए भी यूज होता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट है डैश इज एन आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, महलनोबिस, ठीक है। महलनोबिस वाज बोर्न इन 1893 इन कैलकाटा। बस ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट है आपका रुपया बढ़ रहा है और डॉलर गिर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है ना। नेक्स्ट देखो क्या है ये बताइए, डॉलर रुपए देके डॉलर ले रहे हैं या डॉलर देके रुपए ले रहे हैं, व्हाटएवर, दिस इज फॉरेन एक्सचेंज, है ना। हाउ, फॉरेन एक्सचेंज रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर, फॉरेन एक्सचेंज रेट का कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया है तो प्राइस कम हो गई है और क्वांटिटी बढ़ गया है। फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस कम हो गया है तो ये क्या शो कर रहा है, एप्रिसिएशन ऑफ हमारी करेंसी, है ना। फॉरेन करेंसी सस्ती हो गई तो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई ना, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। नेक्स्ट देखो जी, एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा है, टैक्सेस मतलब रेवेन्यू कम हो रहा है, हल्का हो रहा है ना, तभी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट। दिस इज सिचुएशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये हैं बच्चों सारे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, अच्छे से इनको प्रैक्टिस कर लेना, आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो वहां पे इमेज आएगी तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे, राइट। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल पे अगर नए हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड कमेंट करके बताएंगे कि कैसी लगी हमारी मेहनत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय श्री राम।